Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Properties of Indifference Curve. यानी कि आज के लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसके साथ साथ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंडिफरेंस मैप के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़े इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो द वेरी फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एन आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये हमने स्टडी भी किया था कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड ये फॉलो नहीं होता है, ये डाउनवर्ड फॉलो होता है। क्यों होता है ऐसा? इसका प्रॉपर रीजन है क्योंकि जब कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है तो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रखने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा गुड है उसके पास या जो सेकंड गुड्स अवेलेबल है उसके पास उनकी क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखना है, तो अगर एक की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी को इसे डिक्रीज करना ही होगा। मान लीजिए कि अगर एक की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और दूसरे की क्वांटिटी भी इंक्रीज करता चले जाए तो ऑब्वियसली उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, वो तो बढ़ता चला जाएगा। या फिर अगर वो एक की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहा है और दूसरी की क्वांटिटी को भी डिक्रीज करता चला जाए तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा, वो तो सेम नहीं रहेगा। जबकि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहना चाहिए। तो अगर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखना है तो उसके लिए कंज्यूमर जब एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो दूसरे की क्वांटिटी को उसे डिक्रीज करना ही होगा, या फिर एक की क्वांटिटी को अगर वो डिक्रीज करता है तो दूसरे की क्वांटिटी को इंक्रीज करना ही होगा, तब जाकर वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रख सकता है। तो क्योंकि दोनों गुड्स की अगर हम नेचर को डिस्कस करें, उनके बिहेवियर को देखें, तो एक की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। और जब दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशन होता है तो उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम जानते ही है कि व्हेनेवर टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर देयर कर्व विल बी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप रहता है इट इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, एन आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स होता है हमेशा। अब आईसी कर्व है, अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव या फिर स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो आईसी कर्व है वो ना तो कॉनकेव होता है और ना ही स्ट्रेट लाइन होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस से। हमने प्रीवियस लेक्चर में एमआरएस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ में ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। आईसी के नाम से एक्स एक्सिस पर मैंने गुड एक्स को काउंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने गुड वाई को काउंट किया है, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पर आप एक इंडिफरेंस शेड्यूल को देख सकते हो और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कर्व को ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। पहला कॉम्बिनेशन है 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 30 यूनिट ऑफ गुड वाई। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 24 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। थर्ड कॉम्बिनेशन है 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 19 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है इसके अंदर 6 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो जैसे जैसे एक गुड एक्स की यूनिट को इंक्रीज करा जा रहा है वैसे वैसे गुड वाई की यूनिट्स डिक्रीज हो रही हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कर्व के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब हम एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जब गुड एक्स की क्वांटिटी 1 से बढ़ाकर 2 कर दी जाती है, या पहले 0 से 1 कर दी जाती है, 0 से 1 कर दी जाती है, तो उस केस में गुड वाई की क्वांटिटी 30 से घटाकर 24 कर दी जाती है। तो यहाँ पर एमआरएस का रेशियो लेके चलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई 30 - 24 यानी कि 6, और चेंज इन गुड एक्स 1 - 0 यानी कि 1। तो रेशियो कितना हो गया, 6:1 हो गया।
ऐसे ही जब गुड एक्स की क्वांटिटी 1 से बढ़ाकर 2 कर दी जाती है, गुड वाई की क्वांटिटी 24 से घटकर 19 रह जाती है, तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। ऐसे ही जब हम आगे तक बढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट रेशियोज मिलेंगे। यहाँ पर 5:1 के बाद 4:1, 4:1 के बाद 3:1, 3:1 के बाद 2:1। तो इस तरह से आपको ये रेशियोज मिल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या डिफाइन कर रहा है कि पहले वाले केस में जब 1 यूनिट गुड एक्स की इंक्रीज की गई तो 6 यूनिट गुड वाई की डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट MRS क्या बता रहा है आपको, जब 1 यूनिट इंक्रीज हुई गुड एक्स की तो 5 यूनिट आपको गुड वाई की डिक्रीज करनी पड़ी। नेक्स्ट क्या बता रहा है MRS, जब 1 यूनिट एक्स की इंक्रीज हुई तो 4 यूनिट गुड वाई की डिक्रीज करनी पड़ी। इस तरह से ये जो रेशियो है MRS का वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 6:1, फिर 5:1, फिर 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1। तो जैसे जैसे ये रेशियो डिक्रीज होता चला जाएगा तो ये कॉन्वेक्स शेप को डिफाइन करता है। अगर यही रेशियो लगातार इंक्रीज हो रहा होता, मान लो 6:1 था पहले, फिर 7:1 हो जाता, फिर 8:1 हो जाता, फिर 9:1 हो जाता, फिर 10:1 हो जाता, फिर 11:1 हो जाता, तो उस केस में ये क्या होता, कॉन्केव शेप को रिप्रेजेंट करता। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये जो MRS है वो लगातार डिमिनिश हो रहा है। अगर ये MRS इंक्रीज हो रहा होता, इंक्रीजिंग MRS को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो ये शेप कॉन्केव होती, कॉन्वेक्स नहीं होती। और अगर यही MRS कांस्टेंट होता 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के केस में जो MRS है वो डिमिनिशिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन के कॉन्वेक्स होता है। IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड फीचर क्या है इसका, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी प्रॉपर रीजन है। मान लेते हैं कि कर लिया इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट। ये दो कर्व दिखाई मैंने, IC1 और IC2, ये दो कर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब IC1 और IC2 कर्व्स, IC1 कर्व नीचे है और IC2 कर्व ऊपर है। इसका मतलब IC2 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा और IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं तो जिस पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट A पर दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। IC1 पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा जबकि IC2 पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो A पॉइंट आया और इस पर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो रहा है, सेम रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द कंडीशन। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा लेके चलिए, यहाँ पर C पॉइंट और B पॉइंट मैंने कंसिडर करे हैं। तो C पॉइंट क्या है, IC1 कर्व पर है, इस पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होना चाहिए। और B पॉइंट IC2 कर्व पर है, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कर्व की पोजीशन हो गई इंटरसेक्ट करने के बाद, उसके अकॉर्डिंग IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे और IC2 पर कम दिखाई दे रहा है, जो कि फर्स्ट कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो इसका मतलब ये दो इंडिफरेंस कर्व है, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एन हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। यानी कि जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ फॉलो करते हैं, तो उस केस में जो लोअर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सेटिस्फैक्शन कम होगा और जो हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर गुड एक्स और गुड वाई को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हुए इसके रेफरेंस में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को रिप्रेजेंट किया है, IC1, IC2 एंड IC3। तो इन इंडिफरेंस कर्व में IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, IC2 पर IC1 से ज़्यादा होगा और IC3 कर्व पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मैं IC1 कर्व के पॉइंट A और पॉइंट B की बात करूंगा तो दोनों पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। IC2 कर्व के पॉइंट C और D पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा और पॉइंट E पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। C पर सेटिस्फैक्शन A और B से ज़्यादा होगा, D पर भी सेटिस्फैक्शन A और B से ज़्यादा होगा। E पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो इन चारों A, B, C और D इन चारों पॉइंट से सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो IC3 कर्व है वो हायर लेवल पर है और इस पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन आईसी डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस की बात करें चाहे हम वाई एक्सिस की बात करें, कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्यों है ऐसा? मान लिया कि IC1 कर्व है जो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि IC1 कर्व ने एक्स एक्सेस को टच करा, तो जिस पॉइंट पर टच किया उस पॉइंट पर गुड एक्स की क्वांटिटी तो कंज्यूम हो रही है कंज्यूमर के द्वारा, लेकिन गुड वाई की क्वांटिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। जबकि हम क्या मानते हैं कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए, किसी भी क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये एक्स एक्स को टच करता है तो गुड वाई की क्वांटिटी 0 हो जाती है, और अगर मान लीजिए IC जो कर्व है ये वाई एक्सिस पर टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर टच करेगा तो गुड वाई की तो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा कंज्यूमर इस कर्व के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स की क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो किसी भी कंडीशन में ना तो गुड एक्स की और ना ही गुड वाई की क्वांटिटी 0 हो सकती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी दोनों की अवेलेबल होनी जरूरी है। इसी वजह से कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट। आगे बात समझ में? नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देयर कैन बी अ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व। किन्हीं भी दो इंडिफरेंस कर्व के बीच में नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स पॉसिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने दो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिए तो केवल वही दो इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल होंगे। मान लीजिए मैंने दो कर्व ड्रॉ करे यहाँ पर IC1 और IC2, इन दोनों इंडिफरेंस कर्व के बीच में नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे IC डैश, IC डबल डैश, IC ट्रिपल डैश, IC4 डैश। इस तरह से मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को किन्हीं भी दो इंडिफरेंस कर्व के बीच में ड्रॉ कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया? और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लास्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है अगर वो सेम है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS दोनों में सेम है, तब तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर MRS सेम नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों ही इंडिफरेंस कर्व का अलग अलग है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। हाँ, ये पॉइंट जरूर रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में टच नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। दे मे बी और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, बट दे विल नॉट टच आइदर ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। किसी भी इंडिफरेंस कर्व को कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से टच नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो द कंडीशन। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। थैंक यू।